हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं भारत का गांव बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा निवेदन है, जो टेक्नीशियन भैया है, अगर मेरा आप पीपीटी रोल करें। आज का जो हमारा विषय है रिसर्च एंड पेडागोजीज, उसके उपलक्ष्य में मैं मेरे कुछ रॉ और अनकुक्ड थॉट्स यहाँ पे प्रेजेंट करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमें शुरू यहीं से करना चाहिए कि नेक्स्ट, आप सब जानते हैं कि 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के कॉन्वोकेशन में नारायण मूर्ति ने कुछ अहम क्वेश्चंस हमारे सामने रखे थे, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इज देयर वन टेक्नोलॉजी दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशंस? दूसरा है, is there one invention from India that has become a household name in the globe? क्या भारत की एक ऐसी खोज है जो आज दुनिया के घर घर में पहुंची है? एक ऐसी खोज। Is there one idea that has led to an earth-shaking invention to delight global citizens? है ऐसा कुछ? और चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नेक्स्ट, हाँ folks, the reality is that there is no such contribution from India in the last 60 years. છેલ્લા 60 વર્ષમાં ભારતે એક પણ એવું નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું નથી. And this is stated by Narayan Murthy in the convocation of Indian Institute of Sciences in 2015. हमें क्यों इसको सीरियसली लेना चाहिए? मुझे लगता है कि पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारी नेशनल रिसर्च प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कॉर्पोरेट या एग्रीकल्चर। वैसे तो हम बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आप सबको ये जान के शायद ताज्जुब होगा, आउट ऑफ 100 हायर एजुकेशन एनरोलमेंट only 1% goes for agriculture and allied fields. 1% हमारा हायर एजुकेशन का स्टूडेंट एग्रीकल्चर और अलाइड में जा रहा है। तो क्या ये सही है? I am here to raise more questions than answer a few. आपके सामने अभी जो एग्रीकल्चरल टूल है, जिसको हम इंग्लिश में सिकल कहते हैं, गुजराती में दातरड़ी कहिए છીએ, do you know how old it has been in India, in the world? It predates ऋग्वेद। ऋग्वेद से पहले से हम यूज कर रहे हैं, आज तक हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी हैं, शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, क्या हमें चिंता नहीं होती है उस महिला की कि जो खेत में इससे बीटिंग का काम करती है? क्या उसका स्पाइनल कोड हमारे लिए मायने नहीं रखता है? क्या हमारे इंजीनियर सिर्फ एप्पल के लिए ऐप्स ही बनाएंगे? उनके जहन में कब समर्थ भारत की चिंता होगी? 10,000 साल से ये हम यूज कर रहे हैं सिकल। व्हाट इज अवर नेशनल प्रायोरिटी? मैं ये नहीं कहता है कि हमें ऐप्स नहीं बनानी है, बिल्कुल बनानी है, लेकिन अगर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? ये मेरा प्रश्न है अभिसंधान में। दूसरा है, नेक्स्ट, व्हाट इज अवर रिसर्च डायरेक्शन? स्टैंडर्डाइजेशन और कस्टमाइजेशन। सबके लिए एक ही रंग के फूल क्यों? सबके लिए एक ही करिकुलम क्यों? वैसे तो हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमारे रिसर्च में डाइवर्सिटी है? राइट?
Why are we talking about startups in terms of scaling only? Is scaling only parameter for successful research? In all humility, I must say no. ડાંગના આદિવાસી વિસ્તારોમાં અને ભુજના વિસ્તારમાં, આમ બનાસકાંઠામાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં, everywhere you go there is enormous diversity in terms of needs, resources, problems. But we want to have a standardization of everything, which is not only impractical but unnatural also, because nature rejects homogeneity. Nature thrives on heterogeneity. Prakriti વૈવિધ્યનો ઉત્સવ છે. So why can't we have that approach in research? Right? Somehow I have this feeling that under the pretext of global ranking, we are heading towards unnecessary pressure of standardized research. ऐसा क्यों? Next, how do we account for diversity in research? हमारे यहाँ पे कितनी बोलियां हैं, लेकिन हमारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है या हमारे जितने भी प्लेजरिज्म चेक सॉफ्टवेयर है वो सब इंग्लिश ही समझते हैं, वो गुजराती नहीं समझते हैं. अरे वो बात तो छोड़ो, हमने रीजनल लैंग्वेजेस के स्पेल चेकर भी नहीं बनाए हैं. ગુજરાતીની જોડણી સાચી થાય એ માટે આપણા રિસર્ચર્સે આઈટી સોફ્ટવેર કોઈએ ગુજરાતી સ્પેલ ચેકર નથી બનાવ્યું. So how are we going to save it? By just campaigning for Matrubhasha? No. There must be a technological solution. And all the IT people are accountable. They should be held accountable for that. કેમ ના થઈ શકે? Somebody in Silicon Valley is doing this. In Silicon Valley, ગુજરાતી ભાષાનો સાચો સ્પેલ ચેકર બનાવી રહ્યું છે એક વ્યક્તિ સિલિકોન વેલીમાં, but not in India because we want to build apps for Apple. Next. So, my question here is, how do we design research learning ecosystems? और यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ NEP में. NEP को अगर आप गौर से पढ़ें, and जब मैं कहता हूँ गौर से, I mean the full draft, which is 487 pages. उसमें हर जगह पे every minor nuances speaks volume about preparing inquisitive mind. जहाँ पे प्रश्न पूछे विद्यार्थी, એવું એનું મન તૈયાર થાય, એના વિશે અઢળક વાતો છે. Let's say learning research in real life scenario. Second is dynamic collaboration. And third is solving local problems. मुझे लगता है इस मंच से मेरा निवेदन है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आज गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक ग्रेड्स, दे शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. आप उनको बोलो कि एक लोकल प्रॉब्लम है हमारे गांव का, आप सॉल्व करो और गोल्ड मेडल आपका. लेट्स टेक इट वन बाय वन. नेक्स्ट, ये हमारा मॉनसून इंडिया है ना, हर साल ये. तो हम सिर्फ इंटरनेशनल जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश करके खुश हैं कि वाह भैया मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया. लेकिन ये कौन करेगा? मुझे समझाओ. कितने इंजीनियर्स हर साल इस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, डिजाइन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? हु विल सॉल्व दिस? आर वी एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी डन ऑन द गवर्नमेंटल वे? डू वी वांट टू गवर्नमेंटलाइज एवरीथिंग? नो, नहीं हो सकता. बड़ा देश है भाई साहब, बड़ी आबादी है, उसमें कहीं ना कहीं पे हमें रिसर्च को रियल लाइफ सिनेरियो में ले जाना पड़ेगा. सो लेट्स हैव अ टॉपसी मॉडल, लैंड टू लैब. अभी जो हो रहा है लैब टू लैंड, क्यों ना सारे हायर एजुकेशन में, सारे स्कूल्स में, सारे प्राइमरी स्कूल में इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस करें. इंटर्नशिप आपका जो भी एरिया है वहां पे प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करो, सॉल्व करो. And let's have ABC, Academic Bank of Credit Transfer for that. Why not? दूसरा है next. I'm sorry, back. अभी इमेज यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके जहन में है. आपने देखा है एक इंसान जो हमारे घर पे गैस की बॉटल डिलीवर करता है,
मैं जानता हूँ बहुत सारे शहरों में गैस लाइंस है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी इंडिया में एक बंदा है जो गैस की बॉटल को डिलीवर करता है। इट्स अ मैटर ऑफ डिजाइन। आपने खुद भी कभी ट्राई किया होगा गैस बॉटल को ले जाने के लिए। यू सी समबडी कैरिंग अ गैस बॉटल, ही लुक्स लाइक अ पेंगुइन। क्या सिर्फ उसका डिजाइन चेंज करना है? कितने साल लग गए? मुझे लगता है सिर्फ सिकल में अगर हमें 10,000 साल लगे तो इसका मुझे पता नहीं कितने साल लगेंगे। लेकिन ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है हमारे सबके। नेक्स्ट, डायनामिक कोलैबोरेशन। इसके ऊपर एनईपी ने बहुत अच्छा काम किया, जिसको बोलते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। इनका नाम है मनसुख भाई प्रजापति, वाकानेर से है, मोरबी से है। इन्होंने मिट्टी का फ्रिज बनाया है, 10 फेल है। मिट्टी का फ्रिज, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री रहता है। उसमें अगर सब्जी फल रखो तो 5 दिन तक अच्छे रहते हैं वो। इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल। एक ऐसा पॉटर का लड़का जो 10 फेल है, उसने ऐसा इनोवेशन किया। बहुत सारे इंटरनेशनल इसका वीडियो टैग टॉक भी है इनका। तो क्या हम मनसुख भाई को हमारे क्लासरूम में एज ए फैकल्टी अपॉइंट क्यों नहीं कर सकते? व्हाई डू वी नीड अ पीएचडी फॉर दैट? एनईपी में इसका प्रोविजन है। और हमारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि आईआईटीज, आईएससीज है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को ला सकते हैं। somehow this race of paper qualification is diluting quality like anything. When something becomes minimum, quality deterioration is guaranteed, like PhD. જે qualification minimum થઈ જાય ને એમાં quality નીચે જાય છે, at least in India. So why not have professor of practice in research? આપણા ગામનો કોઈ ગેરેજ વાળો, કોઈ ખેડૂત, એને કેમ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર ન કહી શકે? માનદ ડિગ્રી ના આપી શકાય આને? Why can't we have honorary doctorate to Mansukh Bhai? This is what I mean by dynamic collaboration. Next, if you type tourism in India, you will see an image wherein rural women are carrying pots and they are walking kilometers to fetch waters, and we call it tourism. ભારતના ગામડાની બહેનોને આજે પણ પાણી ભરવા જવું પડે, and we want to engage them as part of tourism. This was invented in 90s in South Africa. 90s. It has come to India recently, but very interesting. It's called water wheels, and it saves a lot of efforts of women. Now children are enjoying this, but do we have such matrix, such modus operandi wherein we can identify local problems and solve them? Fortunately, thanks to government of Gujarat. Next, right now this beautiful thing is happening, and I would like to share with you this news. Sometimes good GR are not advertised properly. સરકારના સારા પરિપત્રો બહુ સારી રીતે એડવર્ટાઇઝ થતા નથી. So government of Gujarat has listed 775 problems, and these problems have been given to all the schools and universities to be solved, and now students are working on that. This is the method I am proposing. Beautiful method. Next, this I found from a professor of IIT Kanpur, a beautiful way of classifying what kinds of research do we need. First is investigator centric, where there is a lot of observation, high tech research, laboratories. Second is knowledge demand centric research clusters. For example, आज इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना आ रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड है, तो उस डिमांड को एड्रेस कर पा रहे हैं. मुझे लगता है कि हमारा एकेडमिक करिकुलम, I'm sorry I'm generalizing this, but हमारा एकेडमिक करिकुलम at any given day कम से कम 3 से 5 साल पुराना होता है, कम से कम. इसलिए इंडस्ट्री में जब स्टूडेंट्स रिक्रूट होते हैं, so they have to retrain them. तीसरा है कम्युनिटी सेंट्रिक, जहां पे हमारा विश्वविद्यालय भी काम कर रहा है. We are trying to solve community problems, basic community problems. और चौथा है बिजनेस सेंट्रिक, wherein we have links for local and national
इंडस्ट्रीज। भाई अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एम्फसाइज किया है। ये वो चीज है, लोकल एंड नेशनल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, लास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसर्न है, उसके बाद हम पैनल डिस्कशन में जाएंगे। मुझे लगता है कि नो मैटर व्हाट डिसिप्लिन वी आर इनटू, हम किसी भी विद्या में काम कर रहे हैं, विधा में काम कर रहे हैं, वी मस्ट एंश्योर रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड इनोवेशन। हर इनोवेशन अच्छी नहीं होती है या हर इनोवेशन का यूज अच्छा नहीं होता है। तो वी मस्ट एंश्योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वरना जिस इंसान को हमने डीडीटी के लिए इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज दिया था, उस डीडीटी को हमें बैन करना पड़ा। तो कितना दूर देख सकते हैं रिसर्च को। और फ्यूचरिस्टिक, मैं जानता हूं इतिहास बड़ा अच्छा बोध देता है, लेकिन अगर हम अपने आप को इतिहास की जंजीरों में जकड़ के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बड़ा ही नुकसान करेंगे। तो क्यों ना हमारा रिसर्च फ्यूचरिस्टिक हो, आने वाली सोशल, कम्युनिटी, हेल्थ, वेलबींग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एड्रेस करें। नेक्स्ट एंड लास्ट, मुझे लगता है कि हमारे जो रिसर्च है, जितने भी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च जहां से स्टार्ट होते हैं, दे बिगिन विद डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है उससे पहले का एक स्टेज है, वो है एम्पैथी। हमें लगना चाहिए ये मेरे देश का प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करना है। अगर 100 में से 17 लोग हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं, उनमें से मैं एक हूं, तो ये आई हैव दिस ऑनर्स ऑन माय शोल्डर, ठीक है, ये आउट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। मेरे देश के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, वहां से उसका जन्म होना चाहिए, और उसके लिए फील्ड वर्क बहुत जरूरी है। हम एसी चैम्बर में बैठ के नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि सही भारत कहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट, पेडागोजिस्ट के बारे में मैं आपको एक थोड़ा फनी है लेकिन दुखद भी है, एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने प्रस्तुत है 200 ईयर जर्नी ऑफ अ कार। ये 200 साल पहले की कार है, और नेक्स्ट ये आज की कार है टेस्ला। आप देखिए इसमें चेंज नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, अभी फोन की जर्नी हम देखेंगे। नेक्स्ट, ये है पहला फोन और ये आज का है। अब दिल थाम के बैठे, ये है हमारा क्लासरूम 200 साल पहले का। नेक्स्ट, लीनियर, और ये आज का है। जहां से सबसे ज्यादा इनोवेशन की हमारी अपेक्षा है, वो क्लासरूम 200 साल से वैसा का वैसा ही है। क्यों? इट इज एट द कन्वीनियंट ऑफ द टीचर who likes to preach and lecture. But if you go to the science of learning, learning doesn't happen in that way. Good learning happens in groups. But we don't allow students to speak because we want pin drop silence in our classroom. So this is the high time we should ban lecturing as a mode of teaching. This is the reason why college students are bunking. See, they are clapping. Because we are actively engaged in boring them. And there are fantastic ways. A simple Instagram reel of 30 seconds can appeal to masses of youth than a PhD like me delivering a lecture. Can't we have university on reels? स्कूल और रील्स। मैं कोरोना में वेट कर रहा था कि कोई ऐसी स्कूल आ जाए जो इस इंस्टाग्राम का एकेडमिक यूज कर पाए। वी हैव टू गो वेयर आवर स्टूडेंट्स आर रादर देन पुलिंग देम, प्रेशराइजिंग देम, कम टू द क्लासरूम, ऑर्गेनाइजिंग मोटिवेशनल सेमिनार्स, क्या बात है, पढ़ो। वो नहीं है, बिकॉज़ देयर आर अदर इंटरेस्टिंग स्टफ गोइंग ऑन। तो पेडागोजी वी हैव टू रीवायर, and by rewire I mean we should go to the mammalian ways of learning. Biological, we have to understand biology of learning. वो तो हम पढ़ते नहीं,
एक भी बीएड कॉलेज आप मुझे ऐसी दिखाओ जहां पे न्यूरोलॉजी ऑफ लर्निंग पढ़ाया जाता है, एक भी बीएड कॉलेज। नो, वी टीच ओनली साइकोलॉजी, बट एक्चुअल हार्डवेयर इज दिस न्यूरोलॉजी। Anyway, this is not your right occasion to talk about that, but these are some of my concerns. I have shot in dark. मैंने तो ऐसे ही कुछ बातें की है। मैं गांव में रहता हूँ, ज़्यादा मुझे समझ नहीं पड़ती है। जितनी भी समझ पड़ी है मुझे आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट इस दो क्वेश्चन से हम पैनल डिस्कशन शुरू करेंगे। एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव एस्टीम्ड कलीग्स लाइक अजिंक्य जी और चंदवानी जी। तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं, तो हम उससे शुरू करेंगे। फिर मैं दोनों कलीग्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आइडियाज को हम सबके साथ शेयर करें और वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस आल्सो। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी पुट द रिसर्च फोकस बैक टू द रियल कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी? कैसे करेंगे हम समाज की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिसर्च को कैसे जोड़ेंगे? और दूसरा है, हाउ कैन वी डी लेक्चर एजुकेशन, जो पेडागोजी का है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आप सबके सामने amidst this August gathering, I'm just leaving them floating for you to cook and make it tasty. Yeah, thank you so much. बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से किया, फिर पीएचडी करने के लिए बैंगलोर गया था, आया बैंगलोर, उसके बाद में आया अहमदाबाद में फैकल्टी बना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम में लेक्चर ही होते हैं। लेक्चर के साथ प्रैक्टिकल अगर सीखना है तो हम लॉ की फैकल्टी से और मेडिकल फैकल्टी से सीखते हैं, जो वो पेशेंट एक जगह होता है और उसके बाजू में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, रेजिडेंट, सीनियर, प्रॉफ सब मिल के डिस्कस करते हैं। पेशेंट की लैंग्वेज में नहीं करते हैं, अपनी लैंग्वेज में करते हैं ताकि पेशेंट को कोई झटका ना लगे। तो ये पेडागॉजी लेक्चर नहीं है, ये पेडागॉजी डिस्कशन की है। तो हमें कहीं खोजने नहीं जाना है। जब मैं आईआईएम अहमदाबाद में गया तो हम बोले कि आईआईएम अहमदाबाद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने केस मेथड के पायनियर से हमने डिस्कवर किया और हम यूज़ करते हैं। मैंने कहा ये तो हम मेडिसिन में 200 साल से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा आपने इन्वेंट किया है इसको। तो वो कैसे केस मेथड डिफरेंट है कि हम पेशेंट के पास जाते हैं मेडिकल में, और मैनेजमेंट में हम स्टोरीज के माध्यम से पेशेंट को क्लास में लेके आते हैं। और क्लास का डिस्कशन वैसे ही होता है जैसे हम मेडिकल में करते थे। तो मेडिकल में अगर पेशेंट को सर दर्द है, तो ट्यूमर है, माइग्रेन है, फिर उस पर डिस्कशन चलता है, क्यों मैं ट्यूमर सोच रहा हूँ, क्यों मैं ट्यूमर नहीं सोच रहा हूँ, ऐसे डिस्कशन होता है मेडिकल में। मैनेजमेंट में भी ऐसे, अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि इसको लॉस हो रहा है, तो क्यों लॉस हो रहा है, इसका एचआर ठीक नहीं की, फाइनेंस ठीक नहीं की, मैनेजमेंट में ऑपरेशंस की प्रॉब्लम है, यही डिस्कशन होता है। तो हमें, मेरे लिए बहुत ईजी था मेडिकल से मैनेजमेंट जाना, क्योंकि वो डी लेक्चरिंग एजुकेशन में पहले ही सीख चुका था। तो एक वो होता है। दूसरा ये कि हमारी अपनी, जो हमारे भाई बहन हैं, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो हमारी माइंडसेट टीचर की होती है। तो आपको पता है टीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृत में? हाँ, आचार्य, अध्यापक, शिक्षक। गुरु बहुत ही अलग टाइप का टर्म है, बहुत ही अब्यूज टर्म है। और गुरु इज मेंटर, गाइड, फिलोसोफर, वो अलग टाइप का है। मैं क्लासरूम टीचर की बात कर रहा हूँ। तो अध्यापक, शिक्षक, ये सारे जो शब्द हैं, ये सब स्टूडेंट फोकस्ड है। दे आर नॉट फॉर टीचर्स। वो टीचर के लिए है ही नहीं, वो स्टूडेंट का फैसिलिटेटर है। तो शिक्षा का फैसिलिटेटर शिक्षक, अध्ययन का फैसिलिटेटर अध्यापक। स्टूडेंट सेंट्रिक, ये पहले से ही डिसाइडेड था कि कोई टीचर हो ही नहीं सकता। एक्चुअली आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम किसी को बोलते हैं जगत गुरु, तो हम किसके लिए यूज करते हैं वो टर्म?
जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण को जगत गुरु बोलते हैं क्योंकि उन्होंने गीता टाइप समराइज करके पूरा हमको शॉर्ट में पिल एक दे दिया कि ये ले लो, ये ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो वो श्री कृष्ण जब गीता बोली तो 4 जने सुन रहे थे। एक तो अर्जुन और हनुमान और संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र। सो वो श्री कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, और थ्रू संजय वो रेडियो ट्रांसमिशन भी हो रहा है। डायरेक्ट जगत गुरु बता रहे हैं। अर्जुन का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो पहले लड़ाई नहीं कर रहा था, फिर लड़ाई करना शुरू कर दिया। हनुमान में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कुछ नहीं, वो पहले ही इवॉल्व थे, वो खुश हो गए कि बस अब अच्छा लगा मुझे सुन के। संजय लड़ाई तो नहीं की उन्होंने, वो थोड़े इवॉल्व हुए, वो उनको समझ आ गया कि जीवन नश्वर है और इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, मेरे को अपने भाई बहनों की आगे सेवा करनी आफ्टर द वॉर। धृतराष्ट्र पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0। ये 4 स्टूडेंट्स है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आएंगे आपके पास, कुछ इवॉल्व होंगे, उनको आपकी जरूरत ही नहीं है। तो आप क्लास अच्छा लेंगे, वो खुश हो जाएंगे, वो ऑलरेडी पढ़ के आए, उनको सब आता है, वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आपकी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को पढ़ाना पड़ता है, मैं उस पर 2 मिनट पे आता हूँ। धृतराष्ट्र पे जगत गुरु का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हम किस खेत की मूली है कि कोई अगर धृतराष्ट्र आंख बंद करके बैठा है उसको पढ़ा देंगे? हमारे हाथ में नहीं, सामने धृतराष्ट्र है, तो आप कितने भी अच्छे टीचर ले आओ, कितने भी अच्छे गुरु ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जगत गुरु का कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ अर्जुन कैसे प्रिपेयर हुआ, वो इंटरेस्टिंग है। अर्जुन को प्रिपेयर करने के लिए पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग है, जिसमें वो अर्जुन बोलता है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है। ये नहीं बोलता कि मुझे डर लग रहा है अपने को मारने में, ये बोलता है कि इनको मार के मेरे को ना क्या मिलेगा, राज्य मुझे चाहिए नहीं, राज्य, मैं तो संत टाइप का आदमी हूँ, और इनकी बेचारे की विधवाएं हो जाएंगी, उनके साथ फिर अच्छा नहीं होगा, समाज में गड़बड़ हो जाएगी। बेसिकली वो बोलता है कि मैं बहुत नोबल हूँ, मैं बहुत महान हूँ, इसीलिए युद्ध नहीं करूँगा। ये उस पर खत्म हो जाता है। वो ये नहीं बोलता कि मुझे डर लगता है। ये है टिपिकल अर्जुन, है ना। फिर भगवान ये प्रिपेयर्ड छात्र है ही, इसको आप कितना भी गीता का ज्ञान दे दो, वो कुछ नहीं, वो ऑलरेडी पहुंच चुका, वो समझता है कि मैं महान हूँ। तो कृष्ण ने उसको प्रिपेयर किया। कृष्ण का पहला वाक्य इन द सेकेंड अध्याय वाज, वो अर्जुन जिसके पीछे सारी उस टाइम की लड़कियां पागल थी, और वो सबसे महान धनुर्धर, सबसे शक्तिशाली, सबसे स्मार्ट बंदा था, उसको श्री कृष्ण ने एक शब्द से संबोधित किया, नपुंसक। तो नपुंसक है, नपुंसक जैसी बात कर रहा है, एंड वो झापड़ है बेसिकली। हमको तो गीता पढ़ा, शब्द शायद मारा भी होगा, क्या पता, है ना। तो ये प्रिपरेशन था, क्योंकि अर्जुन अगर ये सोचता रहेगा कि मैं नोबल हूँ, मुझे सब आता है, तो वो गीता सुनेगा नहीं। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हनुमान तो ऑलरेडी वॉर्ड है, आपके पास कुछ छात्र आएंगे अर्जुन जैसे, उनको आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस की क्लास आती थी, जिसमें ऐसे लोग होते थे जिन्होंने 4000 10,000 लोगों का बटालियन लीड किया है। इनको लीडरशिप पढ़ाना है, मेरे जैसे लोग जिन्होंने 5-10 पेशेंट ठीक किए होंगे, बस ऐसे। अब मैं उनको लीडरशिप क्या पढ़ाऊँ, वो 4000 के लोगों को लीड करते हैं। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि कैसे ये लोग मुझे पढ़ाने के लायक हैं, मैं इनको कैसे पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इनको रियलाइज करा लो इनको कुछ नहीं आता। वो कैसे भी करो, वो थप्पड़ मार, नपुंसक। इनको जब रियलाइज होगा कि इनको कुछ नहीं आता, उसके बाद वो तुम्हारी वो करना पड़ेगा। तो ये है प्रिपरेशन। तो क्लासरूम को कैसे डीलेक्चराइज करना है, वो हमें स्टूडेंट की चॉइस होती है। अब स्टूडेंट की चॉइस आपके हाथ में है कि द्रोणाचार्य के हाथ में कौरव को पढ़ाना है, पांडव को भी पढ़ाना है, उसमें कुछ दुर्योधन है, कुछ दुशासन है, वो नहीं सीखेंगे तो जाने दो। बाकी है आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में स्टूडेंट को प्रिपेयर करना होता है।
वो रिसेप्शन के लिए राजी हो जाए। सेकेंड थिंग इज कि आप क्लासरूम को डिस्कशन, जैसे सर ने बताया कि डिस्कशन के रूप में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसमें स्मॉल ग्रुप बनाते हैं, क्लासरूम का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, ऐसे नहीं बैठते हैं, एक टेबल के चारों ओर कुछ कुछ कुर्सियां रखी जाती हैं, उसमें बैठते हैं और टास्क दिए जाते हैं ताकि वो डिस्कशन फैसिलिटेट हो। इतना ही है, हम अहमदाबाद में यही करते हैं और इसके हम 27 लाख चार्ज करते हैं। सो क्लासरूम का डी लेक्चराइजेशन के बारे में मैंने बताया। बाकी रिसर्च के बारे में सर ने जो बोला, हमें जाना है। और रिसर्च का बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है, मैंने ये सीखा जब मैं रिसर्च MBBS MD में तो नाम मात्र होता है, हमको पेशेंट देखने से ही टाइम नहीं मिलता रिसर्च का, तो क्या करें। उसके बाद PhD में हमें रिसर्च करना पड़ा, कंपलसरी होता है। तो फील्ड रिसर्च मैंने शुरू किया था। फील्ड रिसर्च मैंने शुरू किया था HIV पीपल के साथ, डायबिटीज़ के साथ, जिनको मैं पहले एज ए डॉक्टर देखता था, बाद में एज ए रिसर्चर देखता था। तो एक एग्जांपल बताता हूँ। डायबिटीज़ का हमने एक छोटा सा सैंपल सर्वे किया था कि हमारे यहाँ पे कई लोग होंगे डायबिटीज़, मैं भी बॉर्डर लाइन पे आता हूँ। तो डायबिटीज़ का डाइटरी एडवाइस आपको सारे डॉक्टर देते हैं कि ये खाना चाहिए, है कि नहीं? आपको डाइट चार्ट मिलता है, इंटरनेट पे बहुत सारा अवेलेबल है। तो हमने सिर्फ 75 डायबिटिक को अहमदाबाद में स्टडी किया कि आपने डाइट में क्या चेंज किया। तो 75 में से सभी लोगों ने, जिसने बोला हमने चेंज किया, उसने ये बोला कि मैंने क्या किया होगा, चाय में और कॉफी में शुगर लेना बंद किया, उसकी जगह शुगर फ्री डालता हूं या फिर फीकी चाय, इसके अलावा जीरो, है ना। जबकि हमको पढ़ाया जाता है कि 30% डाइट आपका टेक केयर करना। तो जब हमको सबको पता है और डॉक्टर भी बता रहा है, तो हमारे बिहेवियर में चेंज क्यों नहीं आता? ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। जो दुर्योधन में था, कृष्ण ने आके बोला लड़ाई लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, अच्छे से रहो, दोनों भाई मिल के राज करेंगे, ये वो। तो बोलता है आप जो बोल रहे हो ना, ये सब पता है मुझे, लेकिन मन नहीं कर रहा। एटीट्यूड प्रॉब्लम, उसको सब पता है, ज्ञान सब है, हमें भी सब पता है, डाइट से कंट्रोल होगा, डाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइट चेंज नहीं करती, वो आदत है, एटीट्यूड है। और उसका रीजन हमने पता किया कि थोड़ा सा रिसर्च किया था पेशेंट्स की साइड से। अभी मैं डॉक्टर की साइड से नहीं जाता था, पेशेंट की साइड से जाता था। यही मैं बोलना चाहूँगा, लास्ट पॉइंट है कि आप उस साइड जाके फील्ड वर्क करेंगे, तब आपको रिसर्च में मजा भी आएगा और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी मिलेंगे। तो हमारी 4 ही इंसाइट्स थी कि ये जो डाइटरी चार्ट बताया जाता है, ये आपको डॉक्टर बताता है क्लिनिक में, वो आप 6 महीने में एक बार जाते हैं क्लिनिक में। आप डॉक्टर को, जब आप डॉक्टर को सुन रहे हो तो आप प्रिपेयर ही नहीं हो ये सुनने के लिए कि आलू बंद करो, चावल बंद करो। आप प्रिपेयर हो कि ये इंजेक्शन का डोज बढ़ा दिया, ये दवाई सुबह शाम की जगह सुबह दोपहर रात को लेनी है। आप प्रिपेयर ही नहीं हो, आप अर्जुन हो जो बोल रहे हो मैं महान हूँ, और डॉक्टर आपको बता भी नहीं रहा है कि आप नपुंसक हो। तो वो क्लिनिक में आपको सुनने को रेडी नहीं हो, आप तैयार नहीं। दूसरा, वो बता रहा है आपको खाना घर में कोई और बनाता है, कुक बनाता है, उसको नहीं बता रहे। तीसरा, वो हमेशा ना बोले कि चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, क्या खाना, इस पे कम जोर देते, पॉजिटिविटी कम, नेगेटिविटी कम। और फोर्थ, वो हाउ नहीं बताता। सपोज अगर कोई बताए आपको बोले करेला खा लो, अब वो एडवाइस सुनने में अच्छी लगती है, उससे पूछना तुम खाते हो घर में करेला बाजरा, है ना। तो ये एडवाइस सुनने में अच्छी लगती है, आप हाउ बताओ, कैसे चेंज करते हैं। और पेशेंट के दिनचर्या में घुस के उसके घर में कुक काम होता है, वो जान के एडवाइस देने के बाद शायद चेंज होगा, शायद। लेकिन सामने दुर्योधन और सामने धृतराष्ट्र को डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ इंसुलिन का डोज बढ़ाएगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता था कि 2 चीजें हैं। क्लासरूम को डी लेक्चराइज करना बहुत आसान है, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, वहां से सीख जाओ। दूसरा, रिसर्च, जैसे इन्होंने बताया फील्ड वर्क में अपना टीचर बना छोड़ के, जो है ही नहीं आप, हम भी नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण नहीं हो सके तो हम क्या हो सकेंगे। हमको उस साइड जाके प्रॉब्लम्स को उस साइड से देखना पड़ेगा, तो शायद सॉल्यूशंस भी निकलेगा, लोकल ग्लोबल व्हाटएवर। थैंक यू सो मच।
आई एम एक्चुअली ब्लैंक, क्योंकि इतने महानुभाव ने यहाँ पे अपने विचार रखे हैं, सारे सामने जो सारे बैठे वो भी बहुत अनुभवी है। मैं बस आकार में पढ़ा हूँ, अनुभव में नहीं, ना कि ज्ञान में। तो मेरे सामने प्रश्न है, जैसे राजेश सर ने कहा कि मैं सबसे आसान प्रश्न से शुरुआत करूँगा, इसलिए मैं ब्लैंक हो गया कि मेरे सामने दोनों ही कठिन प्रश्न हैं, तो कहाँ से शुरुआत करें। फिर मैंने सोचा कि जो मेरा बहुत ही मर्यादित अनुभव है, कुछ 6-7 सालों का, उसमें रिसर्च का अनुभव ज़्यादा है, तो मैं रिसर्च से शुरुआत करूँगा। फिर थोड़ी बहुत जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं हैप्पीनेस पढ़ाता था बच्चों को, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मुझे भी लगा था। तो उस कोर्स और अभी भी मैं एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आई एम वर्किंग इन द एरिया ऑफ साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो बच्चों को, एमबीए के बच्चों को जो प्लेसमेंट से बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, दे काउंट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, तो उनको स्पिरिचुअलिटी पढ़ाना एक अपने आप में चैलेंज है, एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। तो ये दो के अनुभव मैं बाद में थोड़ी बहुत उसके बारे में विचार रखूँगा। ऐसा कहते हैं कि जो पानी बहुत ही शैलो होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे होगा, तो आप टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई वुड से। तो आई वुड मैं रिसर्च क्यों करना चाहिए इस पर तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब उसके बारे में कन्विंस्ड हैं, इसलिए हमने ये विषय रखा है। तो वी नो दैट रिसर्च इज नेसेसरी। लेकिन मैं यहाँ पे विशाल जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे सादर किया, उससे मुझे थोड़ी सहायता हुई है कि अच्छा किस लाइन पे बोलना। तो इवन आई विल फॉलो मेजॉरिटी ऑफ हिज क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू पुट माय पर्सपेक्टिव ऑन इट। तो उनका पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिसर्च प्रायोरिटी, और उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर शुड बी द प्रायोरिटी, नॉट द कॉर्पोरेट। मैं उससे एक स्टेप आगे जाकर ये कहूँगा, जो मेरा रिसर्च है, दैट सेल्फ शुड बी द प्रायोरिटी फर्स्ट। मेरे पीएचडी के गाइड, जिनको मैं सच में गुरु मानता हूँ, राजेश जी भी उसमें मुझे स्टूडेंट था तब से जानते हैं, तो मेरे गुरु आशीष पांडे जी, वो कहते थे कि अगर तुम जो रिसर्च कर रहे हो ना, उसका अगर तुम पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो डोंट एक्सपेक्ट कि बाहर जाके किसी और पे इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले हमें खुद पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। हम परिस्थिति के बदलाव की बात करते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहले मनस्थिति को बदलो तो परिस्थिति बदलेगी, जैसे मनस्थिति वैसी परिस्थिति। तो हमारी कोशिश ये होती है, रिसर्च की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मनस्थिति को कैसे बदलें, और ये मनस्थिति को अगर बदलना है तो हमें शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा। और जैसा मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने कर्मयोग की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, उस पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मुझे जब मिला, तो उससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि पहले तो मुझे मेरे अंदर बदलाव करना है, उस पर रिसर्च करना है, बिकॉज अनलेस आई चेंज माई सेल्फ आई कैनॉट चेंज द एनवायरनमेंट विच आई एम परसीविंग। तो रिसर्च प्रायोरिटी वहीं से शुरू होगी कि हम ऐसे रिसर्चर्स बना पाए कि जो सक्षम हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, कि जो आज के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। उनका और एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन था विशाल जी का, हाउ टू अकाउंट फॉर डाइवर्सिटी इन रिसर्च। तो इसका भी आंसर मेरे हिसाब से इज इंडिजिनस रिसर्च, इज नॉट द सो कॉल्ड इंटरनेशनल रिसर्च। इंडिजिनस रिसर्च, हमारे यहाँ पे क्या चलता है या हमारे यहाँ पे क्या काम करेगा, इस पे हमें रिसर्च करनी है। मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूँ, जो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन था, दैट परहैप्स इट इंस्पायर्ड मी टू परस्यू कर्मयोग। एमबीए में पहली चीज ओपी में पढ़ाई जाती है मोटिवेशन, और मोटिवेशन में हम पढ़ते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की। तो उसमें कहा जाता है कि आप एक रिजल्ट दिखाओ उनको, उनके पीछे भगाओ, एम्प्लॉइज विल रन बिहाइंड इट, हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। और दूसरी तरफ हमारी
हमारे शास्त्र है, हमारी भगवत गीता है, जो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो दिस अपीयर्स टू बी द कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, जैसे हम बने हैं और जो हम MBA में या मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। एक किसी विद्वान ने कहा था उनका शिक्षण हुआ था IIT और उसके बाद IIM। उन्होंने कहा था कि आई गॉट बेस्ट ऑफ अमेरिकन एजुकेशन इन टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स। तो हमें इसको बदलने की जरूरत है। तो इसका उत्तर है कि इंडिजिनियस रिसर्च। हमें ये देखना पड़ेगा, दो तरीके हैं। एक तो आप शास्त्र पढ़िए और शास्त्र से आज के आज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या ला सकते हैं। तो जैसे हमने कर्मयोग की पढ़ाई शुरू की तो पहला सवाल था कि कर्मयोग आता है कर्म बंधन से। तो कर्मयोग इज अ रेमेडी फॉर कर्म बंधन। तो जो राजेश सर भी कह रहे थे कि पहले सामने वाले को बताओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो वैसे हमें कर्मयोग भी सेल करना था कि इट मेक सेंस इन टुडेज वर्ल्ड। तो हमारे सामने पहला सवाल था कि कर्म बंधन कैसे समझाएं, क्योंकि कर्म बंधन तो आता है पुनरपि जन्म पुनरपि मरण के विचारधारा से। कोई कहेगा कि आई डोंट बिलीव इन इट, तो उसके लिए कर्मयोग खत्म। Then we had to work on how to present that in today's language. उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा आज की भाषा में। और दूसरा है कि जो ग्राउंड पे चल रहा है हम उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं। जैसे मार्केटिंग में आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है भाईचारा, इज अ न्यू मार्केटिंग टेक्निक व्हिच इज बीइंग इवॉल्व्ड। या फिर इनोवेशन के लिए अब इंडियन वे ऑफ इनोवेशन लोग कहते हैं जुगाड़ इज अनदर रिसर्च टर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड नाउ। तो हमें इस तरीके से उसको देखना पड़ेगा। विशाल जी ने कहा रियल लाइफ सिनेरियोज, तो उसमें भी हमें रिसर्च करना है। मैं कुछ दो उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा क्योंकि मेरी PhD की पढ़ाई मैंने IIT बॉम्बे से की। तो IIT बॉम्बे में एक सेंटर है सितारा करके, शायद आपने सुना होगा, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज, एंड दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रूरल लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होती है। एक था कि जो चूल्हे पे दे डिजाइन वन डेस्क, जो अपने चूल्हे पे रखो तो उससे आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? आपको कम लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, नेचर कंजर्वेशन होगा, दूसरा आपकी मेहनत कम होगी। अ सिंपल डिस्क which was designed in सितारा। तो ऐसे इनोवेशंस हो रहे हैं। या मेरा एक मेटलर्जी डिपार्टमेंट में मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, वो रिसर्च कर रहा है मानसून पे। वो रिसर्च कर रहा है कि जो वाटर लॉगिंग हो रहा है उसको हम रियल लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे प्रेडिक्ट कर पाए। तो रिसर्च इज हैपनिंग, लेकिन मेरे सामने बड़ा क्वेश्चन ये है दैट हाउ कैन वी पॉपुलराइज इट। ये रिसर्च, इस टाइप का रिसर्च एक्सक्लूसिव ना रहे और सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी इंस्टीट्यूट्स में इसको बढ़ावा मिले। इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो रिसर्च के बारे में तो आई वुड से आई फॉलो टू अप्रोचेस। वन इज लुक इनटू द विजडम, ब्रिंग इट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। द सेकंड अप्रोच इज लुक इन द रियल लाइफ एंड देन टेक इट टू द मॉडल लेवल, और जो हर कोई उसको प्रैक्टिस कर सके। These are the two broad research approaches I would say to promote indigenous research. दूसरा सवाल था e-lecturing। तो I will just share a few anecdotes on experiential learning. शास्त्रों में कहा गया कि अनुभव ही स्वयं सिद्ध है। तो अगर विद्यार्थियों को अनुभव हम दे पाए कुछ किसी भी चीज का, तो अनुभव ही स्वयं सिद्ध होगा। स्वयं सिद्ध इज सेल्फ, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज सेल्फ इलैबोरेटिव। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप उनको सही अनुभव दिला दें। तो यही एक अध्यापक का, शिक्षक का काम होता है। तो वी फोकस मोर ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हाउ वी कैन फैसिलिटेट दोज एक्सपीरियंसेस। तो जैसे मैं कुछ अपने हैप्पीनेस क्लास के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि उसमें हमें ग्रैटिट्यूड पे वीडियो दिखा देते हैं। आइडिया वॉज टू डेवलप दैट एबिलिटी, लेकिन वो एबिलिटी तब डेवलप होगी जब उनको रियलाइज होगा कि दैट आई ओव समथिंग टू द पीपल। एंड आई एम नॉट मेकिंग एनी एग्जैजरेशन, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद इनवेरिएबली
मैं लोगों के स्टूडेंट्स की आंखों में पानी देखता था। वो दैट वाज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दैट व्हाई ग्रैटिट्यूड इज इम्पोर्टेंट। I have made one ground rule for my sessions wherever I think that you are free to ask any question and you are free to discuss whatever you want and nobody will judge. So let us make it open environment. तभी वो facilitate होगा that experience. जब हम spirituality की बात करते हैं तो we do different meditative contemplative practices and we do it non-classroom. So we make student walk, we make student draw. उनको क्लासरूम से बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पे हम एक्सपीरियंस कराते हैं। तो आई थिंक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेक्स कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ डी लेक्चरिंग। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ 2 सवाल यहाँ पे रखूँगा। पिछले सेशन में कहा था कि अच्छा राइट क्वेश्चन पूछो तो आपको उसके जवाब भी पता होंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। आई बेट टू डिसएग्री अ बिट। I know the question, I know the answer, but I am not the one who can implement it. That's why I am putting it here. तो पहला है कि अगर डीलेक्चरिंग करना है तो इसको इकोसिस्टम हमें बदलना पड़ेगा। जो विशाल जी ने फोटो दिखाया क्लासरूम का, तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं कि मुझे डिस्कशन लेना है, but do I have the infrastructure for that? तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। I can remember मैं कहीं गया था सेशन लेने के लिए and I wanted to conduct a group discussion और वहाँ पे ऐसे बेंचेस लगे हुए थे। How can we do group discussion? It is impossible. तो अगर हम डीलेक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट्स को जो इकोसिस्टम में डिसीजन मेकर्स हैं उनको इसके बारे में सोचना होगा। वहीं से शुरुआत होगी। हम रिसर्च की बात करते हैं, हम कॉन्टेक्चुअलाइज करने की बात करते हैं, इंडिजिनियस रिसर्च की बात करते हैं, बट डू वी हैव इकोसिस्टम टू प्रमोट इट? आंसर इज बिग नो। आप में से कई लोग प्रोफेसर्स हैं, तो हमारे जॉब का एक इम्पॉर्टेंट टिक होता है रिसर्च पब्लिकेशन। कैन यू गिव मी सम नेम्स व्हिच फैसिलिटेट एंड प्रमोट इंडिजिनियस रिसर्च? अ बिग क्वेश्चन मार्क। हैव वी क्रिएटेड दीज जर्नल्स? Big question mark. Are we promoting research in the sense कि publication लिए ठीक है, we will give you some time, ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा। तो I know many of the people कि जिनको इस तरह का रिसर्च करना है बट वो इकोसिस्टम ही उनको हेल्प नहीं कर रही। तो we have to make that ecosystem। और ये जो डिसीजन मेकर्स है वही कर पाएंगे। कुछ साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कुछ IIMs के डायरेक्टर्स भी थे और इसमें काफ़ी विचार विमर्श हुआ। उसमें भी यही क्वेश्चन था कि सब लोग रुक गए और देयर वाज नो सॉल्यूशन दैट हाउ टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम एंड दैट इकोसिस्टम नीड्स टू बी डेवलप्ड बाय द डिसीजन मेकर्स, बाय द इन्फ्लुएंसर्स हु आर मेंबर ऑफ दैट और हु आर मेंबर ऑफ दैट स्टीयरिंग पैनल हु विल बी एबल टू मेक दैट इकोसिस्टम। तो ये बहुत ही 2 अहम सवाल जो विशाल जी ने रखे, तो जाते हैं मैं यही कहूँगा कि हमें इकोसिस्टम बनानी है। उसके लिए हमें इंटेंट दिखाना है और मैं ये सोच रहा हूँ कि एनएलपी इज दैट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप जिससे वो इंटेंट दिखा है कि दैट वी वांट टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब शायद बॉल हमारे कोर्ट में है दैट हाउ आर वी गोइंग टू एग्जीक्यूट इट एट द टीचर्स लेवल, बट एट द सेम टाइम एट द इंस्टीट्यूट लेवल दैट हाउ आर वी क्रिएटिंग दिस इकोसिस्टम। सो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका कि आपने ये कुछ मेरी ऐसी बातें सुन ली और आयोजकों का जिन्होंने मेरे विचार प्रकट करने का यहाँ पे मौका दिया।